हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इंडियन जियोग्राफी में प्रायद्वीप भारत की नदियाँ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मैप के माध्यम से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले यह देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ किसे कहते हैं और हिमालयी नदियाँ किसे कहते हैं। हिमालयी नदियाँ किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। स्रोत सामान्य वर्षा का जल से होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वह मौसमी होती हैं। इसमें जल का स्रोत सामान्य वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाता है। तो यह जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह एक मौसमी नदियां हैं, जो कि एक पार्टिकुलर मौसम में यह प्रभावित होती हैं। बारिश होता है तो यह प्रभावित होती हैं। बारिश होने के बाद, बारिश बंद हो जाने के बाद यह गर्मी के दिनों में यह नदियाँ सूख जाती हैं। देखिए, जो हिमालयी नदियां हैं वह हिमालय नदियों का उद्गम हुआ है, वह हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षावाहिनी होती हैं, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा का जल होता है। जो हिमालय से नदी निकलती है उसका जल का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा का जल होता है। इस कारण यह नदियाँ हमेशा वर्ष भर प्रवाहित होती रहती हैं। यह नदियाँ सूखती नहीं हैं, क्योंकि इसको जल जो ग्लेशियर पिघलते हैं उससे मिलता रहता है। इसके लिए हिमालयी नदी में हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। देखिए, प्रायद्वीप और खाड़ी किसे कहते हैं। जो प्रायद्वीप हैं उसको पहले देख लेते हैं। प्रायद्वीप भूमि वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि जुड़ा हुआ होता है। जो प्रायद्वीप प्रायद्वीप भूमि वह उस भूमि को कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। ये भारत का मैप है, यह तीनों ओर से यह पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप नदियाँ कहते हैं। और एक भूभाग है वह स्थल है, और इसका तीन भूभाग है वह पूरा जल से घिरा हुआ है। इस कारण इसे प्रायद्वीपी कहते हैं। उसके बाद खाड़ी किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। खाड़ी है वह जो स्थल से काफी दूर प्रवेश करता है। समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश करता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र का यह भाग स्थल में काफी दूर तक प्रवेश करता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है। देखो, यह जल है, ये स्थल है, इधर स्थल है और इधर स्थल है, और एक ओर से जल से घिरा हुआ है, इसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी है वह तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। और जो प्रायद्वीप है वह तीन ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर से स्थल से घिरा हुआ रहता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत की नदियों, एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। पहला है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा है अरब सागर में के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के बारे में कौन कौन सी नदियाँ हैं उसको देख लेते हैं। पहला है दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनगंगा, वैगई, ताम्र, पाणी। उसके बाद है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वह साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सरस्वती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। यह सब नदी अरब सागर में गिरती हैं। सभी का डिटेल हम देखते हैं। तो पहला है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम हुआ है वह छोटा नागपुर के पठार झारखंड से हुआ है। जो दामोदर नदी है इसका उद्गम, यह दामोदर नदी है, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से
हुआ है। यह छोटा नागपुर का पठार है, वह झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। यह दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से हुआ है, जो कि छोटा नागपुर के पठार यह झारखंड में है। दामोदर नदी है वह झारखंड से निकलकर हुगली नदी में जाकर मिल जाती हैं, फिर हुगली नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी। यह स्वर्ण रेखा नदी है, यह नदी का उद्गम है, इसका उद्गम है ये रांची के पठार, यहाँ पर रांची के पठार हैं। यह रांची के पठार हैं वह झारखंड में हैं। झारखंड के रांची के पठार से निकलकर यह नदी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी गिरती हैं। यह झारखंड रांची के पठार से निकलकर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी गिरती हैं। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, यहाँ वैतरणी नदी, वैतरणी नदी का उद्गम है यह क्योंझर पठार, क्योंझर के पठार से, यहाँ पर क्योंझर के पठार हैं, क्योंझर के पठार से वैतरणी नदी का उद्गम हुआ है, जो कि यह क्योंझर का पठार उड़ीसा में है। इसका वैतरणी नदी का बहाव क्षेत्र है वह उड़ीसा से होते हुए यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सीधा जाकर गिर जाते हैं। इसका पात क्षेत्र थोड़ा सा छोटा है अन्य नदी के अपेक्षा। अगली नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अगली नदी है ब्रह्मणी नदी। जो ब्रह्मणी नदी है वह, इसका लोकेशन मैप में यहाँ पर है, ये ब्रह्मणी नदी है। ब्रह्मणी नदी है वह शंख नदी और कोयल नदी जब मिलते हैं तो उस नदी को, उसके मिलन स्थान के बाद उस नदी को कहते हैं राउरकेला। राउरकेला में यह शंख नदी और कोयल नदी मिलते हैं। फिर आगे जाकर यह नदी ब्रह्मणी नदी कहलाती हैं। इसका प्रमुख विशेषता है झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयला उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं। जो यह उड़ीसा है के राउरकेला में, ये उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र में शंख नदी और कोयल नदी मिल जाती हैं, वहीं से ब्रह्मणी नदी कहलाती हैं। यहाँ मिलने के बाद जो नदी आगे बढ़ती हैं तो वहीं से ये नदी का नाम ब्रह्मणी कहलाती हैं और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। फिर लास्ट में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर वैतरणी नदी के पास मिल जाती हैं। झारखंड से दो नदी आती हैं, शंख नदी और कोयल नदी। यह दोनों नदी के मिलन के बाद ही ब्रह्मणी नदी कहलाते हैं और यह नदी सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इसके बाद है, अगला है महानदी। अगला है महानदी। महानदी का लोकेशन यहाँ पर है मैप में। महानदी का उद्गम है वह सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। यहाँ पर सिहावा पहाड़ी है, वहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है। यह सिहावा पहाड़ी से होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी मिल जाती है। जो उड़ीसा के कटक शहर में यह महानदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदी हैं। महानदी के सहायक नदी कौन कौन से हैं? तेल नदी और जोक नदी महानदी के सहायक नदी हैं, इसको आपको याद में रखना है। महानदी का उद्गम हुआ है वह सिहावा के पहाड़ी से हुआ है और यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बहते हुए सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अगला है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का पातंत्र, गोदावरी नदी का उद्गम है वह त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से हुआ है। मैप में यहाँ देख लेते हैं, ये है गोदावरी नदी। यह गोदावरी नदी, यह नासिक है, नासिक त्र्यंबकम है, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र है वह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। जो गोदावरी नदी है वह महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचता है, फिर तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता है वह है गोदावरी नदी की लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है। इसको याद रखना है, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। यह दक्षिण भारत की सबसे
लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन से है, तो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे पहली सबसे लंबी नदी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा व दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। यह तीन नाम से इसको जानते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो नासिक शहर है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर है वह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए, त्र्यंबकेश्वर से यहाँ से गोदावरी नदी निकलते हैं। फिर इसके सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। इसके सहायक नदी कौन कौन वाले और नीचे से मिलने वाली इसके सहायक नदी कौन कौन से हैं उसके देखते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यह ऊपर से मिलने वाली गोदावरी नदी के सहायक हैं। यह पूर्णा पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी गो- है। पूर्णा नदी ऊपर से इसके मिलने वाली पहली सहायक नदी है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद यह नीचे से मिलने वाली माजीरा नदी है। यह वह गोदावरी नदी के नीचे से मिलने वाली नदी है माजीरा नदी। यह एग्जाम में पूछ सकता है या यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गोदावरी नदी के नीचे से मिलने वाली नदी कौन सा है, तो माजीरा नदी अकेले गोदावरी नदी के नीचे की तरफ से मिलने वाली नदी है। उसके बाद है पेनगंगा। पेनगंगा और वर्धा, पेनगंगा और वर्धा नदी मिलते हैं। फिर यह आगे बढ़ती हैं। फिर यहाँ से एक और नदी आती है वेनगंगा। वेनगंगा जब पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा तीनों नदी मिलते हैं तो इसका प्राणहिता नदी के नाम से जानते हैं। फिर यह गोदावरी नदी में जाकर मिल जाते हैं। फिर यह गोदावरी नदी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंद्रावती नदी यहाँ आकर मिलती हैं। यह उसके बाद आगे बढ़ते हैं गोदावरी नदी, फिर सबरी नदी यहाँ से आकर मिल जाती हैं। उसके बाद गोदावरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अगला नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसको मैप में देख लेते हैं कृष्णा नदी को। यह कृष्णा नदी है। यहाँ यह कृष्णा नदी है। इसका लोकेशन आप मैप में देख सकते हो। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पश्चिम घाट महाराष्ट्र से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। इसका बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जाकर अंत में मिल जाती हैं। कि इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कृष्णा नदी के बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कृष्णा नदी के बहाव क्षेत्र हैं वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इसको देख लेते हैं। पहला है यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे नदी है। जो कृष्णा नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन से है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी वह कृष्णा नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। जो कोयना नदी है उसको महाराष्ट्र की जीवन धारा कोयना नदी को कहा जाता है। जो हैदराबाद है मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद शहर है वह मूसी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में यह जो कृष्णा नदी है वह विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। इसी प्रमुख सहायक नदी को देख लेते हैं। यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। यह पश्चिम घाट महाराष्ट्र में है। यहाँ नीचे से मिलने वाली नदी है कोयना नदी, उसके बाद ये है चंद्र प्रभा नदी, उसके बाद है मालप्रभा नदी, ऊपर से आते हैं वह है भीमा नदी, उसके बाद है तुंग और भद्रा नदी का जब मिलन होता है तो इस नदी का नाम हो जाता है तुंगभद्रा नदी। फिर यह आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलते हैं।
फिर यह नदी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ऊपर से एक नदी आती है, मूसी नदी। मूसी नदी के फिर मूसी नदी भी कृष्ण नदी में मिल जाती हैं। उस आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यह नदी आगे बढ़ते हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अगला नदी है पेन्नार नदी। जो पेन्नार नदी है इसका उद्गम है कर्नाटक के कोलार। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में ये पेन्नार नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर कर्नाटक है और यहीं के कोलार क्षेत्र से पेन्नार नदी का उद्गम हुआ है। यह नदी है कर्नाटक आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल मिल जाती हैं। उसके बाद है अगला नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। ये जो कावेरी नदी है इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, और यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है वह कर्नाटक में है। यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी मिल जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि कावेरी नदी के प्रमुख विशेषता यह है कि यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदा बहार नदी है, क्योंकि ये इसमें पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। यह कावेरी नदी का प्रमुख विशेषता यह है कि यह सदाबहानी नदी है, इसमें पानी वर्ष भर रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। यहाँ से तो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। अगला है वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पाक की खाड़ी से वैगई नदी का उद्गम हुआ है, और यहाँ मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है अगला नदी है वह ताम्रपर्णी नदी है। यह तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी से ताम्रपर्णी नदी निकलती है। तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी से यह नदी निकलती हैं। तो यहाँ पर हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों के बारे में डिटेल में अध्ययन किए हैं। आप इसका मैप बना लोगे तो फिर यह सभी नदी आपको याद में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम आगे अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अरब सागर के गिरने वाली पहली नदी है वह है लूनी नदी। लूनी नदी का लोकेशन मैप में यहाँ पर है। लूनी नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी अरावली के पहाड़ी अमेजर राजस्थान से निकलती हैं। जो लूनी की पहाड़ी है वह अरावली पहाड़ी, यहाँ पर अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी से लूनी नदी निकलती हैं जो कि अमेजर राजस्थान में स्थित हैं। इसका बहाव क्षेत्र है वह स्थान गुजरात से होते हुए यह कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। इसके प्रमुख विशेषता हैं लूनी नदी के यहाँ यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। जो लूनी नदी है वह गुजरात के कच्छ विलुप्त हो जाती हैं। मरुस्थली क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थली नदी कहते हैं। जो लूनी नदी है वह मरुस्थली क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र में बहने के कारण इसको मरुस्थली नदी भी कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है साबरमती नदी। साबरमती नदी का लोकेशन यहाँ है। साबरमती नदी मैप में देख सकते हो। साबरमती नदी का उद्गम है यह उदयपुर जिले में अरावली पर्वत की श्रृंखला राजस्थान से हुआ है। यहाँ अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की श्रृंखला से साबरमती नदी का उद्गम हुआ है, और यह राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत। इसका बहाव क्षेत्र है यह साबरमती नदी राजस्थान से होते हुए गुजरात फिर खंभात की खाड़ी में जाकर यह नदी मिल जाती है। इसका प्रमुख विशेषता है अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। जो अहमदाबाद है और गांधीनगर शहर है वह साबरमती नदी के तट पर यह स्थित हैं। अगला नदी है माही नदी। माही नदी है वह माही नदी का उद्गम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से इसका उद्गम हुआ है। इसका प्रमुख बहाव क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और खंभात की खाड़ी
में जाकर अंत में यह मिल जाती हैं। इसके प्रमुख विशेषता हैं, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। तो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। लोकेशन यहाँ पर है, इस मैप में आप देख सकते हो, यह माही नदी है जो कि विंध्याचल पर्वत से निकला है। विंध्याचल यहाँ से माही नदी निकला है। उसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी ढाल से। अमरकंटक की पहाड़ी ढाल से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, जो कि ये अमरकंटक है वह मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इसका प्रमुख बहाव क्षेत्र है वह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए यह खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इसके प्रमुख विशेषता हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहा जाता है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरा है, यह नदी ब्रज घाटी से होकर बहती हैं। जो नर्मदा नदी है वह ब्रज घाटी से होकर बहती हैं। यहाँ से ये सभी पॉइंट को आपको याद रख लेना है, क्योंकि सभी पॉइंट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। अगला है ज्वार ज्वार नदी मुख ज्वार नदी मुख एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। जो नर्मदा नदी है वह ज्वार नदी मुख एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य यह बहती हैं। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके मध्य यह नर्मदा नदी बहती हैं। देखो नर्मदा नदी यहाँ से विंध्य और यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी है और ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके बीचों बीच नर्मदा नदी बहती हैं। नर्मदा नदी और सोन ऐसी नदियां हैं जो कि एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा नदी और सोन नदी और विपरीत दिशा में बहती हैं। मध्य प्रदेश की जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। जो मध्य प्रदेश में क्या जबलपुर शहर है वह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ सभी पॉइंट को आपको याद में रखना है, एग्जाम से यहाँ प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। अगला नदी को देखने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि डेल्टा और एस्चुरीज किसे कहते हैं। डेल्टा उसे कहते हैं जब नदी का उद्गम पहाड़ियों से होता है। जब नदी का उद्गम होता है तो वह पहाड़ियों से तीव्र गति से होते हुए आती हैं, तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर और मिट्टी के अवसाद को लेकर आती हैं। जब यह नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो इसका जो बहाव क्षेत्र है, उसका जो गति है वह बहुत ही, तो नदी लास्ट में इसकी गति और ज़्यादा मंद हो जाती है, जिसके कारण यह अपने साथ में लाए हुए अवसाद को नदी के जो मुख्य नदी के मुहाने में छोड़ देते हैं, जिसके कारण यहाँ त्रिभुज आकार का डेल्टा बन जाते हैं। फिर नदी छोटी छोटी धाराओं में होकर आगे बढ़ने लगती हैं, फिर समुद्र में जाकर यह मिल जाती हैं। तो इसी त्रिभुज आकार आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। देखिए यह अनेक शाखाओं में नदी यहाँ आकर बंट गया है। उसके बाद एस्चुरीज किसे कहते हैं। एस्चुरीज जब नदी सीधे आकर समुद्र में तीव्र गति से सीधे आकर मिल जाती हैं, तो फिर उसको जो अवसाद होता है वो साइड साइड में हो जाता है, उसको एस्चुरीज कहते हैं। अगला है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए यह खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। लोकेशन हम यहाँ मैप में देख लेते हैं। यहाँ से ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उद्गम होता है। यह बहते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इसका प्रमुख विशेषता है, यह भी ब्रज घाटी से होकर बहती हैं। जो ताप्ती नदी ब्रज घाटी से होकर बहती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। यह ताप्ती नदी है वह भी ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित हैं। जो सूरत शहर है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी मैप में लोकेशन यहाँ पर है। इसका उद्गम कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से हुआ है। यह पश्चिम घाट से हुआ है। जो पश्चिम घाट में कर्नाटक के भीमगढ़ से
स्थान से मांडवी नदी का उद्गम हुआ है और यह इसका बहाव क्षेत्र है वह कर्नाटक गोवा, फिर कर्नाटक गोवा से होते हुए यह अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है, इसको याद में रखना है। अगला है जुआरी नदी। जुआरी नदी का लोकेशन यह गोवा अरब सागर, गोवा से निकलकर अरब सागर में जाकर यह नदी जो जुआरी नदी है वह मिल जाती है। अगला है शरावती नदी। शरावती नदी और गंगावेली नदी है वह कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ है शरावती नदी और यहाँ गंगावेली नदी। उसके बाद है पेरियार नदी। पेरियार नदी है वह केरल से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। पेरियार नदी है यह केरल से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। उसके बाद है भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी है, इसका लोकेशन मैप में यहाँ पर है। यह तमिलनाडु केरल से होते हुए अरब सागर में जाकर यह नदी मिल जाती हैं, भरतपुजा नदी। यहाँ पर हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में मैप के माध्यम से डिटेल में देखा है। और हमने ऐसे ही मैप के माध्यम से गंगा नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र को डिटेल में मैप के माध्यम से बताए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप इन नदी भी पढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।